दिस इज दीपा यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ सोशल साइंस के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होंगे और आपके सीटेट के एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो लोग सोशल साइंस सब्जेक्ट से और पेपर सेकंड की तैयारी कर रहे हैं वो इस प्रैक्टिस सेट को जरूर देखें क्योंकि ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप डेली वीडियोस को देख पाएं। एक इन्फॉर्मेशन आप लोग को और बतानी थी कि अब आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चंस पे आते हैं कि पेपर सेकंड में सोशल साइंस सब्जेक्ट में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैप्स शो द वेजिटेशन डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि निम्न में से कौन सा मानचित्र वनस्पति के वितरण को दर्शाता है। ये सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको करेक्ट आंसर बताना है। ऑप्शन ए है कि फिजिकल मैप, इसको हिंदी में भौतिक मानचित्र कहा जाता है। ऑप्शन बी है कि पॉलिटिकल मैप, राजनीतिक मानचित्र। ऑप्शन सी थीमेटिक मैप, थीमेटिक मानचित्र। ऑप्शन डी है स्केच, जिसको खाका कहा जाता है हिंदी में। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन नंबर सी, थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र वनस्पति के वितरण को दर्शाता है। ये जो थीमेटिक मानचित्र है ना, ये एक तरीके के विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन मानचित्र, उद्योगों से संबंधित जो भी वितरण को दर्शाने वाले क्या है मानचित्र, उनको क्या बोला जाता है, थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब आप लोग फिजिकल मैप और पॉलिटिकल मैप में क्या शो किया जाता है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। पूछा गया कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी एंड चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। स्टेटमेंट ए दिया है कि समर सोलस्टिक अगर ऑन जून 21 एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव डायरेक्ट सनरेज। स्टेटमेंट बी है कि विंटर सोलस्टिक अकर ऑन जनवरी 22 एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रिसीव डायरेक्ट सनरेज। हिंदी में लिखा है कि नीचे दिए गए कथनों ए तथा बी को पढ़ें तथा उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। तो स्टेटमेंट ए में दिया है कि हिंदी में पढ़ लीजिए कि 21 जून को उत्तर आयनात होता है तथा मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। स्टेटमेंट बी में है कि दक्षिण आयनात 22 जनवरी को होता है तथा कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। तो आपको ये सारे ऑप्शंस दिए गए हैं नीचे, इस साइड में ए बी सी डी, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको करेक्ट आंसर बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, बोथ ए एंड बी आर फॉल्स, मतलब कि ए और बी दोनों क्या है, गलत हैं। देखिए कैसे गलत है। स्टेटमेंट ए जो कह रहा है कि 21 जून को उत्तर आयनात होता है तथा मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। कैसे, 21 जून को सूर्य जो है ना उत्तर की ओर आयनात होता है, तब क्या है, कर्क रेखा, यहाँ पे मकर रेखा दिया है ना, कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें क्या होती है, सीधी पड़ती हैं, जिससे उत्तरी गोलार्ध में सर्वाधिक लंबे दिन होते हैं। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो गया। स्टेटमेंट बी कहता है कि दक्षिण आयनात 22 जनवरी को होता है तथा कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, तो ये भी स्टेटमेंट आपका गलत है, ठीक है। 22 दिसंबर को शीत आयनात होता है जब किरणें क्या होती है, मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं, और दोनों, हाँ, मकर रेखा पर किरणें क्या होती है, सीधी पड़ती है, और ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। तो इसलिए आपका दोनों ही फॉल्स है, बोथ ए एंड बी आर फॉल्स, और हाँ दोनों ही गलत हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है कि ग्लोब के बारे में। ग्लोब के बारे में दिए गए निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा उचित विकल्प का चयन करिए। स्टेटमेंट ए देखिएगा, इसके बारे में दिया गया है कि ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। बी में दिया है कि ग्लोब हमारे लिए उपयोगी तब होता है जब हमें पृथ्वी के केवल एक भाग का अध्ययन करना हो। ये सारे विकल्प दिए हैं, आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ओनली ए इज ट्रू, केवल ए सही है। देखिए कैसे,
जो ग्लोब है ना, ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों और उनके सही आकार में उनको दिखाया जाता है। तो ये आपका करेक्ट है। जो बी कह रहा है ना कि ग्लोब हमारे लिए उपयोगी तब होता है जब हमें पृथ्वी के केवल एक भाग का अध्ययन करना हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। ग्लोब जो है ये पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है जिसमें हम उसका अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास, मतलब कि निम्नलिखित में से कौन से महाद्वीप संहति के निर्माण के लिए के मुख्य खनिज है। ठीक है, ये बताना। ऑप्शन ए है कि सिलिका एंड मैग्नीशियम, ऑप्शन बी सिलिका एंड एल्यूमिनिया, ऑप्शन सी सिलिका एंड आयरन मतलब कि लौ, ऑप्शन डी मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम जो भी है, मैग्नीशियम और एल्यूमिनिया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर बी होगा, सिलिका और एल्यूमिनिया होगा। ठीक है, सिलिका और एल्यूमिनिया महाद्वीप संहति के निर्माण में मुख्य खनिज पदार्थ है। पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार की शैलों से बनी है। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, सिलिका और एल्यूमिनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, इसको मैच करना है कि लिस्ट फर्स्ट में आपको फॉरेस्ट मतलब कि वन के बारे में दिया गया है, कौन कौन से वन है, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। उसके बाद लिस्ट 2 में दिया है कि मेजर ट्रीज, उनके मुख्य वृक्ष क्या हैं वहां के, ये आपको मैच करना है। और पीछे दिया गया है आपके ऑप्शंस, ये सारे दिए गए, करेक्ट आंसर बताना है चूज करके। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि ऑप्शन नंबर ए क्या दिया है कि टेम्परेट डिसीडियस मतलब कि शीतोष्ण पर्णपाती। बी दिया है ट्रॉपिकल डिस्टीसियस, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। ऑप्शन सी है ट्रॉपिकल एवरग्रीन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार। ऑप्शन डी टेम्परेट एवरग्रीन, शीतोष्ण सदाबहार। तो इसको मैच करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से आपके वृक्ष होते हैं। तो टेम्परेट डिसीडियस में शीतोष्ण पर्णपाती वन में क्या होते हैं, देखिए कहाँ होते हैं, किस टाइप के वृक्ष होते हैं यहाँ पे, मेजर ट्रीज। तो ये होते हैं यहाँ पे बांस होते हैं, ऐश होते हैं और बीच होते हैं। तो ओक, ऐश और बीच ये थर्ड नंबर पे आपका मैच हो जाएगा। बी आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती दिया गया है, यहाँ पे आपका सागवान, शाल, शीशम होता है, तो ये फर्स्ट नंबर पे मैच हो जाएगा। उसके बाद दिया है ट्रॉपिकल एवरग्रीन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे रोजवुड, आबनोश और महोगोनी होता है। टेम्परेट एवरग्रीन में शीतोष्ण सदाबहार, जो लास्ट ऑप्शन आपका बच जाएगा वो यहाँ पे हो जाएगा, ओक हो जाएगा, पाइन होगा, यूकेलिप्टस मतलब बाज, चींड और यूकेलिप्टस। तो ये सारे मैच हो गए आपके। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ना, ये मैच करने वाले क्वेश्चन है, तो बनेगा इसका ऑप्शंस जो है ए का थर्ड हो जाएगा, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ, डी का सेकंड। तो देखिएगा इधर ऑप्शन नंबर कौन सा मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका मैच हो रहा है। ए थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का सेकंड है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये भी देखिए स्टेटमेंट वाले ही क्वेश्चन है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड आर, चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाइड्स। टाइड्स के बारे में दिया गया स्टेटमेंट आपको, एसोसिएशन रीजनिंग वाले क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए दिया गया है स्टेटमेंट ये कि ड्यूरिंग द फुल मून एंड न्यू मून डेज द टाइड्स आर हाईएस्ट। रीजन में आपका दिया है कि द सन, मून एंड द अर्थ आर इन द सेम लाइन एंड द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल exerted by the sun and moon causes the highest tide। हिंदी में लिखा है कि निम्नलिखित अभिकथन ए और कारण आर को पढ़िए और ज्वार के संदर्भ में उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन जो है ए, स्टेटमेंट ए दिया है कि पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। आर है कारण दिया गया है कि सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी एक सीध में होते हैं और सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण
ऊंचे ज्वार आते हैं। और ये सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। देखिए कैसे, जो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी है, ये पृथ्वी पर सीध में जब होते हैं ना ये, तो सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होते हैं, ऊंचे ज्वार आते हैं। क्या होते हैं, ऊंचे ज्वार आते हैं। तो ये कारण आपका सही है, बिल्कुल सही कह रहा है। और पूर्णिमा और अमावस्या पर अक्सर ऊंचे ज्वार उठते हैं। तो ये आपका जो पूर्णिमा यहाँ पे दिया ना स्टेटमेंट की, पूर्णिमा और अमावस्या के दिनों में सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। तो इस कारण से ए और आर दोनों ही क्या है, सही है। ए की आर सही व्याख्या करता है, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि विच इज द करेक्ट ऑर्डर of the layers of atmosphere starting from the surface of the earth। मतलब कि पृथ्वी के सतह से आरंभ होते हुए वायुमंडल की परतों का सही क्रम कौन सा है, ये आपको क्रम में बताना है। ऑप्शन ए है स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर। समताप मंडल, मध्यमंडल, बाह्यमंडल, वायुमंडल, क्षोभ मंडल। ऑप्शन बी है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, बाह्यमंडल, वायुमंडल। ऑप्शन सी है स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, मेसोस्फेयर, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, बाह्य, वायुमंडल और मध्यमंडल। लास्ट ऑप्शन है मेसोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, मध्यमंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, बाह्य वायुमंडल। ठीक है, ये सारे आपको सीक्वेंस में बताने हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए सबसे पहले क्या आता है, वायुमंडल की जो परतें होती है उनका सही क्रम जो होगा वो इस प्रकार से होगा, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। हिंदी में आपका वही क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, बाह्यमंडल, ठीक है, और बाह्य वायुमंडल। ये सारे आपके सही क्रम है इसके। तो ऑप्शन नंबर, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि इन विच टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट dwellings आर बिल्ट इन क्लोज विसिनिटी। मतलब कि किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियों में घर जो है पास पास बने होते हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए लीनियर, रेखीय। ऑप्शन बी सर्कुलर, वृत्ताकार। ऑप्शन सी स्कैटर्ड, प्रकीर्ण। ऑप्शन डी है कॉम्पैक्ट, संघन। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कॉम्पैक्ट, संघन। मतलब कि घनी और या संघन बसी हुई ग्रामीण बस्तियों में घर क्या होते हैं, पास पास बने होते हैं। और ग्रामीण बस्ती अधिक निकटता से और प्रत्यक्ष रूप से भूमि से नजदीक संबंध रखती है। यहाँ के निवासी अधिकतर क्या होते हैं, प्राथमिक गतिविधियों में लगे रहते हैं, जैसे कृषि, पशुपालन, मछली पकड़ना और भी बहुत सारी चीजें। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मल्चिंग। मतलब कि पलवार ने मल्चिंग का महत्व क्या है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है कि इट कीप्स पेस्ट अवे, पीड़कों को दूर रखता है। ऑप्शन बी है कि इट हेल्प्स इन बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, पौधों की बेहतर वृद्धि में सहायक है। ऑप्शन सी इट एक्ट्स एज अ फर्टिलाइजर, उर्वरक की भांति कार्य करता है। ऑप्शन डी कि इट हेल्प्स इन रिटेनिंग सॉइल मॉइस्चर, मृदा की नमी बनाए रखने में सहायक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी की पलवार जो है मल्चिंग से मृदा की नमी क्या होती है, बरकरार रहती है, क्योंकि पलवार में मृदा को प्लास्टिक की एक पतली परत से ढक दिया जाता है, जिससे क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो नहीं हो पाता है। ठीक है, तो मृदा की नमी बनाए रखने में ये सहायक होता है पलवार ने। मल्चिंग का महत्व यही है, इट हेल्प्स इन रिटेनिंग सॉइल मॉइस्चर। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मिनरल्स। खनिजों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं वाले हैं, मैं आप लोगों को बार बार ध्यान दिला रही हूं कि नहीं वाले क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा कीजिए, ठीक है, क्योंकि गलत होने के चांसेस 100% रहते हैं। ऑप्शन ए देखिएगा, दिया है कि मिनरल्स हैव अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। खनिजों का निश्चित रासायनिक संयोजन होता है। ऑप्शन बी, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, ये प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं। ऑप्शन सी, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस, पूरे स्थान में समान मतलब कि बराबर रूप से फैले होते हैं। ऑप्शन डी है कि फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया और रॉक फॉर्मेशन, किसी विशिष्ट क्षेत्र अथवा चट्टानों के गठन में पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, कि खनिज जो है प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व होते हैं और इनका एक निश्चित रासायनिक संयोजन होता है और ये किसी विशेष क्षेत्र या चट्टानों के गठन में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस, पूरे स्थान में समान मतलब कि बराबर रूप से ये फैले होते हैं खनिज। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि विच इंडस्ट्री इज ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। कौन सा उद्योग विश्व का प्राचीनतम उद्योग है। ऑप्शन ए, आयरन इंडस्ट्री, लौह उद्योग। ऑप्शन बी, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपास वस्त्र उद्योग। ऑप्शन सी, जूट इंडस्ट्री, जूट उद्योग। ऑप्शन डी है रबर इंडस्ट्री, रबर उद्योग। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कपास वस्त्र उद्योग जो है विश्व के प्राचीनतम उद्योग के रूप में रूप में जाना जाता है और धागे से कपड़े की बुनाई एक प्राचीन कला है। कपास, ऊन, सिल्क, जूट और पटसन का प्रयोग क्या है, वस्तु के निर्माण में होता है। तो कौन सा उद्योग है, ये है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपास वस्त्र उद्योग जो विश्व का प्राचीनतम उद्योग है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन ए और बी को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प को चुनिए। स्टेटमेंट ए दिया है कि पद जो है राज्य और सरकार का अंतर बदल नहीं किया जा सकता, और कथन दिया है बी वाला स्टेटमेंट कि सरकार कानूनों के प्रबंध और उन्हें लागू करने के लिए उत्तरदायी है, जबकि राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था है जो उन प्रभुता संपन्न लोगों का प्रतिनिधित्व करता है और जिन्होंने एक निश्चित क्षेत्र पर अधिकार कर रखा है। ये सारे दोनों स्टेटमेंट है, आपको पीछे आप आंसर मतलब क्वेश्चंस की ऑप्शंस दी गए हैं स्टेटमेंट की कि आपको करेक्ट आंसर बताना है इससे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर होना चाहिए इसका ए होना चाहिए। ए, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, ए और बी क्या है, दोनों सही है। देखिए कैसे, जो स्टेटमेंट ए है ना कि सरकार कानूनों के प्रबंध और उन्हें लागू करने के लिए उत्तरदायी है, जबकि राज्य एक ऐसी संस्था है जो उन पर प्रभुत्व संपन्न लोगों को प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। पद राज्य और सरकार का अंतर्बल नहीं किया जाता है। और ये आपका दिया है स्टेटमेंट जो बी दिया है ना कि जिन्होंने एक निश्चित क्षेत्र पर अधिकार कर रखा है और इनका एक दूसरे पे अंतर्बल नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए ये दोनों ही स्टेटमेंट आपका क्या है, सही है, ठीक है। फिर से आप लोगों को बता देती हूँ कि सरकार कानूनों के प्रबंध और उन्हें लागू करने के लिए उत्तरदायी है, जबकि राज्य एक ऐसी संस्था है जो उन प्रभुता संपन्न लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्होंने एक निश्चित क्षेत्र पर अधिकार किया है, कर रखा है, और इनका एक दूसरे में क्या है, अंतर्बदल नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए ये दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। तो इसलिए क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, ए और बी क्या है, दोनों सही हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो मैंने आज आपको करा दिए। आपको कोई भी डाउट है क्वेश्चंस में, किसी भी टाइप की आपकी क्वेरीज है, आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और मेरे से टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पे आप सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, नोटिफिकेशन से लेके कुछ भी न्यू अपडेट हुआ है, कुछ भी टीचिंग से रिलेटेड
आपको वहाँ पे हर टाइप की इंफॉर्मेशन दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल मेरा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। लाइक ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलता है और आपको एक अच्छा कंटेंट तैयार करने का मुझे अपने अंदर से मोटिवेशन ही मिलता है कि आपके लिए एक अच्छा बेहतर कंटेंट तैयार करके लाऊं और आप एक अच्छा स्कोर कर पाए सेकंड पेपर में सीटेट के। ठीक है, तो मिलते हैं फिर ऐसे ही कुछ और अच्छे बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।